दुनिया जीतने का ख्वाब तो इतिहास में बहुत से लोगों ने देखा, पर जब भी महान विजेताओं की बात आती है तो एक ही नाम सबसे ऊपर आता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी अपने सिकंदर। आज के सिक्स स्पिनर में हम उनके जीवन, उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग रणनीतियों और उनके उस अचानक दुखंत अंत की गहराई में जाएंगे। हम कोशिश करेंगे इस महान शख्सियत से जुड़े मिथकों और कहानियों को कंप्लीटली डीकंस्ट्रक्ट करने की। अपने मशहूर घोड़े बुसेफेलोपस पर युद्ध करते हुए अलेक्जेंडर की मिलिट्री जीनियस लिटरली बेजोड़ थी। ग्रीस से लेके भारत की सीमाओं तक उनकी सेना एक तूफान की तरह आगे बढ़ती गई। उन्होंने लगातार जीत हासिल की और देखते ही देखते एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया जिसकी उस वक्त कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब एक सवाल जो सीधा दिमाग में आता है और जो काफी शॉकिंग भी है, किस तरह सिर्फ एक 11 दिन के बुखार ने उस व्यक्ति को हरा दिया जिसने पूरी ज्ञात दुनिया को जीत लिया था। सोचिए जरा, जो योद्धा युद्ध के मैदान में बिल्कुल अजेय था, जिसे कोई हरा नहीं पाया, वही एक अचानक आई मेडिकल इलनेस के सामने पूरी तरह बेबस हो गया। और आयरॉनिकल बात तो ये है कि बैटल में कभी ना हारने वाले इस योद्धा का बनाया हुआ वो विशाल साम्राज्य उनकी मात्र 32 साल की उम्र में हुई मौत के तुरंत बाद ही तिनके की तरह बिखरने लग गया। एक साम्राज्य का आश्चर्यजनक रूप से बनना और फिर अचानक उसकी तबाही, ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो इतिहासकारों को आज भी हैरान करती है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस का एक रोड मैप देखते हैं। पहला, एक विजेता का दिमाग। दूसरा, हाइडास्पिस की वो भयानक लड़ाई। तीसरा, उनकी मृत्युओं का आखिरी रहस्य। चौथा, उनके बाद उनके उत्तराधिकारियों के बीच का युद्ध। और पांचवां, उनकी छोड़ी हुई हेलेनिस्टिक लेगेसी। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, माइंड ऑफ अ कॉन्करर, द इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। आपको पता ही होगा कि अलेक्जेंडर को पढ़ाया था महान फिलोसोफर एरिस्टोटल ने, पर उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ एरिस्टोटल की सोच थोड़ी एथनोसेंट्रिक थी, जो नॉन ग्रीक्स को, यानी जो ग्रीक नहीं थे, उन्हें जानवर या पौधे की तरह मानते थे। लेकिन अलेक्जेंडर का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। उन्होंने अपने प्रशासन में लोकल और विदेशी लोगों को शामिल करने की एक बेहद महत्वाकांक्षी और नई योजना बनाई थी। हालांकि विचारों में इन मतभेदों के बावजूद एरिस्टोटल का प्रभाव अलेक्जेंडर पर काफी गहरा था। एरिस्टोटल ने ही उन्हें बायोलॉजी, एथिक्स और मेडिसिन का ज्ञान दिया और उनके अंदर साइंटिफिक मेथड के लिए एक जुनून पैदा किया। यहां तक कि एरिस्टोटल ने उन्हें इलियड की एक एनोटेटेड कॉपी उपहार में दी थी, जिसे अलेक्जेंडर अपने एशियन कैंपेन्स के दौरान हमेशा अपने तकिए के नीचे एक खंजर के साथ रखकर सोते थे। एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ लड़ाई की तैयारी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, क्लैश एट द हाइडास्पस, द ग्रेटेस्ट मिलिट्री चैलेंज। साल था 326 बीसीई। झेलम नदी के किनारे ये लड़ाई दरअसल दो बिल्कुल अलग रणनीतियों का टकराव थी। एक तरफ थी अलेक्जेंडर की मैसिडोनियन फोर्सेस, जिनकी खासियत थी उनकी तेजी से बढ़ने वाली कैवलरी और घुमाकर हमला करने वाली फ्लैंकिंग टैक्टिक्स। और दूसरी तरफ थी इंडियन फोर्सेस राजा पोरस के नेतृत्व में, जिनके पास हेवी इन्फेंट्री और बेहद भयानक विशालकाय वार एलिफेंट्स थे। यहां पर अलेक्जेंडर ने एक नई फ्लैंकिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, जिसने पोरस के इन्हीं वार एलिफेंट्स को पैनिक में डाल दिया। घबराहट में आकर हाथी पीछे मुड़ गए और अपनी ही सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए। लेकिन इस लड़ाई का बाद का नतीजा सबसे दिलचस्प है। हारने के बावजूद पोरस इतनी बहादुरी से लड़े कि अलेक्जेंडर उनकी ताकत देखकर पूरी तरह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने न सिर्फ पोरस को उनका राज्य वापस सौंप दिया, बल्कि आगे चलकर उनका क्षेत्र और बड़ा भी कर दिया। ये दुश्मन के प्रति उनके सम्मान और सरकार चलाने के उनके प्रैक्टिकल तरीके को बहुत अच्छे से दर्शाता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे रहस्यमयी हिस्से की तरफ, द फाइनल मिस्ट्री, अ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। बेबीलोन में साल 323 बीसीई एकदम अचानक आई इस बीमारी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दरबार द्वारा रिकॉर्ड किए गए सटीक लक्षण एक परफेक्ट आधार बनाते हैं। सीक्वेंस कुछ इस तरह था। पहला, अचानक पेट में उठा एक बहुत तेज दर्द। दूसरा, अगले 11 दिनों तक लगातार ऊपर नीचे होता हुआ बुखार। तीसरा, अचानक तेजी से बढ़ती हुई कमजोरी और मानसिक बेहोशी। और चौथा, आखिरकार उनकी मृत्यु, जिसके बाद यह दावा किया गया कि उनका शरीर बिल्कुल भी सड़ा नहीं रहा था। इतिहास में जहर और कई तरह की संक्रामक बीमारियों की अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस से अगर हम देखें तो हम इनमें से ज्यादातर को रूल आउट कर सकते हैं। वेस्ट नाइल वायरस, इसमें पैरालिसिस की टाइमिंग मैच नहीं करती। टाइफॉइड, आंतों में परफोरेशन आमतौर पर काफी बाद में होता है। मलेरिया, पेट दर्द का प्रकार ठीक नहीं है और डार्क यूरिन जैसे लक्षण नहीं थे।
स्ट्रिक्नाइन जैसा जहर, उन्हें कोई दौरे यानी कन्वल्जन्स नहीं पड़े थे। लीड या आर्सेनिक पॉइजनिंग, इनमें बुखार का पैटर्न ऐसा कभी नहीं होता। तो आखिर सही जवाब क्या है? आज की आधुनिक मेडिकल रिसर्च सबसे ज्यादा एक ही कंडीशन की तरफ इशारा करती है, अक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस। दोस्तों, ये पैंक्रियास की एक बेहद भयानक सूजन है जो मोस्टली बेहिसाब शराब पीने और लड़ाइयों के फिजिकल स्ट्रेन की वजह से शुरू हुई होगी। पेरिटोनिटिस और उसके बाद होने वाली एन्सेफेलोपैथी के साथ इसका कॉम्बिनेशन उनकी बीमारी के उन आखिरी 11 दिनों की टाइमलाइन के साथ एकदम परफेक्टली ठीक बैठता है। और यहां से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, वॉर्स ऑफ द सक्सेसर्स, द केओटिक फ्रैगमेंटेशन। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। अलेक्जेंडर अपने डेथ बेड पर हैं और उनके शोक मनाते हुए जनरल्स उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ये वही भयानक पल था जब इस विशाल साम्राज्य ने अपना एकमात्र सहारा और नेता खो दिया। और क्योंकि अलेक्जेंडर ने अपना कोई उत्तराधिकारी, कोई क्लियर वॉरिस नहीं चुना था, इस चीज ने उनके अपने ही साथी दोस्तों को आपस में एक लंबे और खूनी युद्ध के रास्ते पर धकेल दिया। इसके बाद ये साम्राज्य जिस तेजी से बिखरा, वो हैरत अंगेज है। 323 BCE में अलेक्जेंडर की मृत्यु होती है। कुछ ही सालों बाद 310 BCE तक आते आते उनके अकेले वारिस अलेक्जेंडर IV की हत्या कर दी जाती है। और 301 BCE की बैटल ऑफ इप्सिस आते आते, जो एक पूरी तरह यूनिफाइड ग्लोबल एम्पायर था, वो कंप्लीटली अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुका था। आखिर में हम आते हैं 5वें हिस्से पर, द हेलेनिस्टिक लेगेसी, अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उस केओस और साम्राज्य के फ्रैगमेंटेशन का अल्टीमेट नतीजा ये हुआ कि अलग अलग दिशाओं में नई ताकतें और बड़े किंगडम्स उभर कर सामने आए। जैसे इजिप्ट में टोलेमिक डायनेस्टी आई, एक विशाल सेल्यूसिड एम्पायर खड़ा हुआ और आगे चलकर ग्रीको बैक्ट्रियन किंगडम बना। अलेक्जेंडर का एक अकेला यूनिफाई किया हुआ साम्राज्य बेशक खत्म हो गया, पर इन नए राज्यों ने उस हिस्से की तस्वीर बिल्कुल बदल कर रख दी। पर इसका सबसे गहरा असर पड़ा कल्चर पर, जिसे हम हेलेनिस्टिक रिपल इफेक्ट कह सकते हैं। ग्रीक भाषा और उनके आर्किटेक्चर का पूरे क्षेत्र में प्रसार हुआ। पहली बार ईस्टर्न और ग्रीक परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण होने लगा और अलेक्जेंड्रिया जैसे नए और मॉडर्न ग्लोबल नॉलेज हब्स का उदय हुआ। उस एक साम्राज्य की भले ही मौत हो गई हो, पर इन कल्चर के एकीकरण ने आने वाले हजारों सालों के लिए इस पूरी दुनिया को एक नया आकार दे दिया। यहां आकर हमारी ये कहानी अपने शुरुआती हिस्से से फिर जुड़ जाती है। एरिस्टोटल ने शुरुआत में ही एक बड़ी डीप चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, एक नौजवान पॉलिटिकल साइंस के लिए सही श्रोता नहीं है, उसके पास जीवन का लंबा अनुभव नहीं होता, और क्योंकि वो अभी भी अपनी भावनाओं के पीछे भागता है, वो मकसद की बातों को बेकार में ही सुनेगा। उनकी ये आलोचना और ये ऑब्जर्वेशन इस पूरी दास्तान के अंत में बिल्कुल ठीक बैठती दिखती है। हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या उनके साम्राज्य का अराजक ढंग से ऐसे बिखरना अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी हार थी, या फिर ये उनकी सबसे महान सांस्कृतिक जीत का एक कैटलिस्ट था जिसने आने वाली सभ्यताओं को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।